बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक इस साल चेंज हुई है बायोलॉजी की। तो जब बुक चेंज होती है तो बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर शाया होता है। तो आज हम बॉटनी मॉडल पेपर की बात करेंगे कि इस साल जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ सकें। लास्ट टाइम कोविड की वजह से पैटर्न चेंज किया था, अब बुक भी चेंज हो गई है और न्यू सिलेबस के मुताबिक मॉडल पेपर भी यानी कि उसका जो सीक्वेंस है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसमें आपके यानी कि बॉटनी के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन है एमसीक्यूज़ का और इसमें बी सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का और सी सेक्शन है जो डिटेल आंसर क्वेश्चन। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास देखिएगा डियर स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के मुताबिक ये यानी कि सिलेबस मॉडल पेपर शाया हुआ है। बॉटनी पेपर मॉडल पेपर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 साइंस प्री मेडिकल ग्रुप। अच्छा, आपका जो पेपर है अदर बोर्ड में तो थोड़े से स्कीम डिफरेंट है, लेकिन कराची बोर्ड में बुक तो एक है बायोलॉजी की, लेकिन पेपर क्या होते हैं, 2 होते हैं। ज़ूलॉजी का अलहदा, जो कि ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ। ये आज हम डिस्कस करें बॉटनी का मॉडल पेपर। तो यहाँ पर जो बॉटनी का पेपर होगा टोटल जो टाइम होगा अलाउड 2 आवर्स होगा और इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल जो मार्क्स होंगे वो हमारे पास क्या हैं, 45 हैं। तो आइए सेक्शन ए एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। अब जब ये एमसीक्यूज़ का जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें जो टाइम अलाउड किया गया है वो 15 मिनट्स है। अच्छा, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ आते हैं वो हैं 18, जिसके टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, 9, यानी कि ईच जो एमसीक्यूज़ है उसका 0.5 क्या है नंबर काउंट किया जाता है। 18 के 18 एमसीक्यूज़ आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने। तो आइए डियर स्टूडेंट एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यूज़ का, ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। ये रोमन में लिखा हुआ है, ऑर्गेनेल्स के नाम दिए हुए हैं। पहला ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें बेस्ट आंसर चूज़ करना है। ए पर 1 ओनली, क्या राइबोसोम में डीएनए होता है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास ऑप्शन बी, सेकंड ओनली, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ डीएनए होता है। सी हमारे पास है सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पर क्लोरोप्लास्ट है और थर्ड पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या इन दोनों में डीएनए होता है। नंबर डी है हमारे पास 1 एंड 2, 1 पर राइबोसोम है और 2 पर हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये जब लेक्चर हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है, जबकि राइबोसोम का किसी भी किस्म का डीएनए मौजूद नहीं होता, बिकॉज ये प्रोकैरियोट्स यानी कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास सेकंड एंड थर्ड, ये इसका बेस्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। आइए नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पर देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो दुरुस्त स्टेटमेंट है उसको हमने टिक करना है। PS1 pigment system 1 and ATP synthase complexes are located in the Apres part of the thylakoid, यानी कि पिगमेंट सिस्टम 1 और AT सिंथेस ये थैलाकॉइड के एप्रेस पार्ट पर मौजूद होता है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पिगमेंट सिस्टम 1 एंड NADP reductase are located in the appress part of the thylakoid membrane, यह भी नहीं है। नंबर सी, appress part contain NADP reductase and ATP synthase, ये भी नहीं है। इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या, डी है, नॉन अप्रेस्ड नॉन स्टॉक हैविंग पिगमेंट सिस्टम 1, यानी पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो क्लोरोप्लास्ट के नॉन अप्रेस्ड पार्ट यानी नॉन स्टॉक
एरिया पर मौजूद होता है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास डी। नंबर थर्ड, आइए इसको थर्ड को डिस्कस करते हैं कि थर्ड पर क्या है हमारे पास। थर्ड पर है हमारे पास द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन विच प्रोसेस या इवेंट्स। जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के किस प्रोसेस में क्या होती है, इवेंट्स में यूटिलाइज होती है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये भी नहीं हो सकता। एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सी हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल और डी है हमारे पास द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को ए। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब हम बायोएनर्जेटिक पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल से बात होगी कि किस तरीके से ऑक्सीजन क्या होता है, यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसका बेस्ट आंसर है बी। आइए नंबर 4 की बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस escape from the host cell by the activity of। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है बिल्कुल टाइनी होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो किस फॉर्म में, किस एक्टिविटी के दौरान, किस फॉर्म में ये escape होता है बैक्टीरियोफेज वायरस फ्रॉम द बैक्टीरिया जब उसको नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करता है, लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, राइबोजाइम, पर ऑक्सीडेज या रिडक्टेज। तो इसका बेस्ट आंसर है लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करता है और खुद बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है। जब ये फॉर्म हो जाते हैं तो दोबारा लाइसोजाइम रिलीज करता है। लास्ट टाइम हमने इसको बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी। तो लाइसोजाइम एंजाइम इसका बेस्ट आंसर है। नंबर 5, when habitat conditions becomes harsh, सख्त है habitat conditions और nutrients are exhausted, the development in bacteria, ठीक है। तो जब environmental condition harsh से nutrients बहुत यानी कि ना होने के बराबर है तो अब बैक्टीरिया अपनी यानी कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, ग्रोथ किस तरीके से करता है, कैप्सूल फॉर्म कर लेता है, सेल वॉल फॉर्म कर लेता है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है या मेसोसोम। तो अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन को मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो एंडोस्पोर मेथड क्या करता है, अपनाता है। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, एंडोस्पोर। नंबर 6, आइए नंबर 6 को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेड इन इकोसिस्टम आर, यानी कि सेलुलोज को डिग्रेड, इकोसिस्टम के अंदर सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए कौन सा ग्रुप फंजाई का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। ए एस्कोमाइकोटा, बी जाइगोमाइकोटा, सी बेसिडोमाइकोटा या डी हमारे पास क्या है, ड्यूटेरोमाइकोटा। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास एस्कोमाइकोटा, क्योंकि किंगडम फंजाई में सबसे बड़ा ग्रुप यही है। तो इकोसिस्टम के अंदर जो सेलुलोज को डिग्रेड करने वाला ग्रुप, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखते हैं। और एस्कोमाइकोटा डिस्ट्रॉय इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसआई की क्या होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, एसआई की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एस्कोमाइकोटा। आइए नेक्स्ट नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं कि 7 पर हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज आता है। तो 7 पर हमारे पास एमसीक्यू से नंबर 7 देखिएगा डियर स्टूडेंट के 7 पर सब डिवीजन of Tracheophyta which does not contain two roots and leaves। ट्रैकियोफाइटा जिनमें ट्रैकियर्स वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, सब डिवीजन ग्रुप है एंजियोस्पर्म का, कि कौन सा ग्रुप है जिसमें ट्रू रूट और लीव्स मौजूद नहीं होते। ऑप्शन है हमारे पास लाइकोप्सीडा, साइलोप्सीडा, टेरोप्सीडा या स्फेनोप्सीडा। तो बेस्ट आंसर है साइलोप्सीडा। नंबर 8, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय द कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी वो कौन सा प्रोसेस है कि अगर उनके सीड को, उनके एम्ब्रियो को या जर्मिनेटिंग फ्लावर को कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाए तो उनमें फ्लावरिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाए। उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोपेरियोडिज्म,
बी वर्नलाइजेशन, सी सेकेंडरी ग्रोथ या ट्रांसपायरेशन। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के ज़रिए जो प्रोमोशन फ्लावर को दी जाती है वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वर्नलाइजेशन कहलाता है। नंबर 9, ग्यूटेशन अकर्स थ्रू। ग्यूटेशन किसे कहते हैं कि आम तौर से लीफ से ड्रॉपलेट की सूरत में क्या होता है कि पानी रिलीज़ होता है, और लीफ के जो टिप्स होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो ये लेट सपोज दैट लीफ है और ये लीफ के टिप से पानी ड्रॉपलेट की सूरत में, मालिक्यूल की सूरत में रिलीज़ होता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? ग्यूटेशन रख दिया। और यहाँ पर ख़ास स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोर्स कहते हैं। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? हाइड्रोथोर। लेंटिकल्स भी, इससे ट्रांसपायरेशन होता है। स्टोमेटा, इससे ट्रांसपायरेशन होता है। तो ग्यूटेशन जो प्रोसेस है हाइड्रोथोर्स के ज़रिए होता है, जो कि लीफ के टिप पर ये सेल मौजूद होते हैं। नंबर 10, अगर हम 10 की बात करें, नंबर 10 नंबर 10 क्लैरिटी ऑफ इमेज इज़ जनरली नोन एज। अगर इमेज वाज़ेह तौर पर साफ शफाफ नज़र में आए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? या ठीक है, मैग्नीफिकेशन, जिसमें यानी कि इमेज बढ़ जाती है। कंट्रास्ट, रेजोल्यूशन या सेडिमेंटेशन। तो बेस्ट आंसर है रेजोल्यूशन। जब इमेज माइक्रोस्कोप की वाज़ेह हो जाती है, शफाफ हो जाती है, तो वो माइक्रोस्कोप की यानी कि क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन कहलाती है। नंबर 11 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म, यानी कि ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, और क्रेब्स साइकिल का ये बेसिकली एक स्टेप पूछा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। एक कंपाउंड बनता है तो उसके बाद कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? नंबर ए अल्फा कीटोग्लूटरेट, बी सक्सिनेट, एंड सी सिस एकोनाइटेट फ्यूमेरेट। तो इसका बेस्ट आंसर है क्या फॉर्म होता है डी कार्बोजाइलेशन से? अल्फा कीटोग्लूटरेट। नंबर 12, आइए 12 की हम बात करें। नंबर 12 पर plant oxidizes sugar in chloroplast during daytime without production of energy is called। यानी कि वो पौधे जो दिन के वक्त शुगर की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को, एनर्जी को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? C4 साइकिल, फोटो रेस्पायरेशन, C3 साइकिल या फोटोफास्फोराइलेशन। तो प्लांट जब ऑक्सीडाइज करते हैं शुगर की क्लोरोप्लास्ट के दौरान दिन के वक्त, तो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। नंबर 13 सम स्ट्रक्चर आर स्मॉलर देन वायरस। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वायरस से भी इंतहाई छोटे होते हैं। हैविंग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और उनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है विद सम डबल स्ट्रैंड रीजन्स कार्ड, और सम टाइम डबल स्ट्रैंड भी पाए जाते हैं आरएनए के। तो वो कौन सा ग्रुप कहलाता है? वायरोइड्स, प्रायोन्स, माइनस स्ट्रैंड वायरस या डी डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास वायरोइड्स। अगर यहाँ पर डीएनए लिखा होता तो हम कहते हैं प्रायोन्स, लेकिन यहाँ पर आरएनए और सम डबल स्ट्रैंड रीजन्स हैं, तो ये बेस्ट आंसर है हमारे पास वायरोइड्स, जो कि प्लांट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। नंबर 14 एमसीक्यूज, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। 14 क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑल केमिकल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सेप्ट। एनारोबिक बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन के दौरान, रेस्पायरेशन के दौरान तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं सवाए एक के। अब इसमें ऑप्शन है, इथेनॉल भी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर भी, लैक्टिक एसिड भी। तो इनका जो बेस्ट आंसर है कि ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वाटर प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका बेस्ट आंसर होगा सी, वाटर। नंबर 15 अ टिपिकल स्ट्रक्चर of obligate parasite specialized for fixation and absorption। यानी कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ठीक है, वो
ख़ास स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अशिया को, मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लैजिला, पिलाई, हॉस्टोरिया या रूट हेयर। तो बेस्ट आंसर है हॉस्टोरिया। नंबर 16, इन बनाना ट्री फ्लावर्स आर कवर्ड ओवर बाय वन और मेनी लार्ज ब्रेक्स कॉल्ड डैश। ये इन्फ्लोरेसेंस में से क्वेश्चन दिया हुआ, इस साल एमडीकेट में भी आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, बच्चे ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द शूट, शाख पर फूलों की तरतीब को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब बनाना में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है? स्पेट्स पाई जाती है। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? स्पेट्स। नंबर 17, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है अगर ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। तो इसका बेस्ट आंसर होगा प्रेशर पोटेंशियल, कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेस्ट आंसर है प्रेशर पोटेंशियल कहलाते हैं। नंबर 18 लास्ट है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन रेस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज नो एज ए फोटोपेरियोडिज्म, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पायरेशन या फोटोट्रॉपिज्म। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास फोटोपेरियोडिज्म, यानी कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोपेरियोडिज्म। इस बुनियाद पर प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। जब टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल से बात आएगी। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? फोटो पेरियोडिज्म। तो ये डियर स्टूडेंट 18 MCQs से, बड़े सिंपल से, और उनके आंसर मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिए। अच्छा, उसके बाद जब ये MCQs का पेपर आपको मिल जाएगा तो इसके टोटल टाइम 15 मिनट्स था। तो उसके बाद सेकंड पेपर आपको मिलेगा जो कि सब्जेक्टिव कहलाते हैं। अगर हम बॉटनी के सब्जेक्टिव की बात करें तो सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो लास्ट ईयर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन इस मरतबा इन्होंने स्कीम थोड़ी सी चेंज की है शॉर्ट क्वेश्चन की। अच्छा, ये सब्जेक्टिव का टोटल टाइम 1 आवर 45 मिनट्स हैं और टोटल जो मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के वो हमारे पास क्या है? 22। अब क्वेश्चन 2 जो है देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, अटेम्प्ट एनी 11 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यानी कि अब इसके अंदर टोटल हमारे पास कितने दिए हुए आएंगे? 16 क्वेश्चंस आएंगे और इन 16 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने? 11 करने, जो कि 22 नंबर्स के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिटेल से। तो क्वेश्चन नंबर 2 16 पार्ट्स होंगे और 11 क्या करेंगे? आप अटेम्प्ट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि सेक्शन सी के आता है। अब इसमें देखिए सेक्शन सी में डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 14, यानी कि 14 मार्क्स का है। इसमें नोट लिखा हुआ है। अब इसमें टोटल 1 2 3 और उसमें भी क्या कहते हैं कि सिलेक्शन होती है कि कौन सा अटेम्प्ट करें। तो 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 14। तो 3 आएंगे 14। लेकिन इन क्वेश्चंस में भी आपको बाद में चॉइस दी जाती है। तो एक एक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करें। तो थोड़ा सा आइए समराइज़ कर दें कि आपका बॉटनी का जो पेपर है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस कराची बोर्ड, ठीक है, 2 आवर्स का होगा जिसमें 3 पार्ट्स हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs 18 आएंगे, 9 नंबर का यानी कि ये पोर्शन है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 16 होते हैं, 11 अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, ठीक है, और ये 22 नंबर्स का है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स का है और उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको ये यानी कि स्कीम जो मॉडल पेपर की है सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो अब
आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।